मित्रों, इस समय E20 में सुर्खियों में बना हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर ये E20 क्या है, पेट्रोल में E20 किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, एथेनॉल की जो फैक्ट्रियां स्थापित की जा रही हैं उससे पर्यावरणीय हित कैसे प्रभावित हो रहे हैं, किसानों के हित कैसे प्रभावित हो रहे हैं, एथेनॉल का प्रवेश भारत में कैसे हुआ, कैसे सरकार आगे नीतियां बनाने वाली है, इसको लेकर के किस तरह की आशंकाएं हैं, उन हर मुद्दों पर बात करेंगे। इन दिनों उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद का दसिया गांव सुर्खियों में बना हुआ है। यहां पर स्थापित हो रही एथेनॉल फैक्ट्री किसानों के विरोध का सामना कर रही है। बहुत सारे किसानों पर FIR भी दर्ज की गई। किसानों का कहना है कि उनके आसपास की जो ज़मीन है वो बंजर हो जाएगी, उनके आसपास का पर्यावरण प्रदूषित होगा और बहुत सारे ऐसे किसानों की आशंकाएं हैं जिसका समाधान ना तो सरकार कर पा रही है और ना ही फैक्ट्री संचालक। आखिर एथेनॉल का प्रवेश भारत में कैसे हुआ, पेट्रोल में एथेनॉल मिक्स करने के बाद देश का क्या फ़ायदा होगा और कैसे हम पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर के आगे इसको देखते हैं, इन सभी मुद्दों पर आज बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि भारत में एथेनॉल का प्रवेश कैसे हुआ। भारत सरकार ने साल 2018 में एक नीति लाई थी जिसका नाम था नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल 2018, यानी भारतीय जैविक ऊर्जा जो है पॉलिसी 2018। इसके तहत ये निर्धारित किया गया था कि साल 2030 तक देश में जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग होता है गाड़ियों को संचालित करने में या 4 पहिया वाहनों के या जो भी पेट्रोलियम से चलने वाली गाड़ियां हैं उसमें 20% एथेनॉल मिक्स किया जाएगा, जिससे न केवल विदेशी मुद्रा जो निर्यात के ऊपर आयात के ऊपर जो व्यय किया जाता है उसमें कमी आएगी, बल्कि ग्रीन एनर्जी के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। सरकार ने नीति 2018 में लाई थी और इसको जो है अचीव करना था साल 2030 तक, लेकिन सरकार ने अचानक ही साल 2022 में नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल में चेंज किया, संशोधन किया और उसने निर्धारित किया कि साल 2025-26 तक ही हम एथेनॉल 20 का इस्तेमाल शुरू कर देंगे, यानी 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल मिक्स करके ही गाड़ियों में इसका उपयोग होगा। इसी के तहत भारत में 1 अप्रैल 2026 से E20 पेट्रोल का मिलना शुरू हो गया, सभी पेट्रोल पंपों पर मिलना शुरू हो गया और बहुत सारी फैक्ट्रियां भी स्थापित होनी शुरू हो चुकी हैं। आखिर एथेनॉल बनता कैसे है, एथेनॉल का निर्माण किन वस्तुओं से होता है और पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर के किसानों की जो समस्याएं हैं, पर्यावरण मुद्दों पर काम करने वाले जो लोग हैं उनकी क्या आशंकाएँ हैं, कैसे किसानों का हित प्रभावित होगा, उन पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एथेनॉल बनता कैसे है। जो पॉलिसी लाई गई थी 2018 में नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल, उसमें कहा गया था कि 2G यानी हम जनरेशन 2 के तहत ऐसी वस्तुएं जो निष्प्रयोज्य हैं, खाने में उपयोग में लाई जाती हैं लेकिन निष्प्रयोज्य हैं, जिसमें सड़ा हुआ आलू, निष्प्रयोज्य चावल, मक्का और गन्ने से तैयार होने वाला एथेनॉल। इसके अलावा कसावा, जिससे साबूदाना बनता है, एक तरह का कंद होता है जो साउथ में पैदा किया जाता है, इन सारी चीज़ों से एथेनॉल बनाया जाना था। एथेनॉल और अल्कोहल की जो फैक्ट्रियां स्थापित होती हैं, जो उसके लिए NOC मिलती है, ये रेड जोन में रखी जाती हैं, यानी इसको जो है ख़तरनाक श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि इसमें से कुछ ऐसे रसायन उत्सर्जित निकलते हैं जो लोगों के फेफड़ों को प्रभावित करते हैं, लोगों को स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इसलिए ऐसी फैक्ट्रियों की स्थापना ऐसे जगहों पर की जानी थी जहां आबादी ना हो या मानव स्वास्थ्य प्रभावित ना हो। इस तरह की नीतियां बनाई गई थी एथेनॉल बनाने के लिए। लेकिन बस्ती के दसिया में जो एथेनॉल फैक्ट्री स्थापित हो रही है वो दसिया गांव के आसपास घनी आबादी बसी हुई है, जिससे किसानों के अंदर जो है रोष है। किसानों का कहना है कि जो यहाँ के फैक्ट्री संचालक हैं, पहले उन्होंने जो ज़मीन बैनामा कराया वो आटा मिल के नाम पर उन्होंने कराया, बाद में यहाँ जब फैक्ट्री का बोर्ड लगा ग्रीन एनर्जी के नाम पर, तब किसानों को पता चला कि ये एथेनॉल फैक्ट्री है। और एथेनॉल फैक्ट्री और अल्कोहल का, जैसे मैंने बताया, कि एक रेड जोन की फैक्ट्री मानी जाती है। ऐसे में किसानों के सामने पर्यावरणीय और उनके आने वाली पीढ़ियों के संकट को लेकर के जो आशंकाएँ थी वो जोर पकड़ने लगी और किसानों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। फिर से आते हैं एथेनॉल पर। एथेनॉल बनता कैसे है, पहले इस पर बात करते हैं। मैंने जैसे पहले बताया कि निष्प्रयोज्य वस्तुएं जिनका खाने में उपयोग नहीं होता है, चावल, मक्का,
और उसके अलावा गन्ना, कसावा, सड़ा हुआ आलू। सरकार ने जो पीडीएस प्रणाली है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो हम कहते हैं कोटा या राशन की दुकान है, उसमें 30% टूटे हुए चावल मिलाती है। जैसे ही एथेनॉल की बात आई, सरकार ने इसमें कटौती की और कटौती करने के बाद ये जो है 30% को घटाकर 10% कर दिया। इसके अलावा जो है सबसे बड़ा मुद्दा जो था कि सरकार जिस चावल पर लागत आती है 4200 के करीब रुपया, उस पर अनुदान दे करके, यानी सब्सिडी दे करके करीब 2350 रुपये या थोड़ा सा ऊपर उससे जो एथेनॉल फैक्ट्रियाँ हैं उनको सप्लाई देना शुरू कर दी। अब बात ये आती है कि मानव जीवन के लिए एथेनॉल ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है या भोजन ज़रूरी है। पहले एथेनॉल की बात करते हैं। फैक्ट्रियों के संचालकों का कहना है कि प्रति लीटर एथेनॉल बनाने में जो पानी खर्चा होता है वो करीब 3 लीटर होता है। लेकिन अगर हम पूरी प्रक्रिया पर ध्यान देंगे, पूरी प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, तो पाएंगे कि जिस चीज़ से, जिस वस्तु से एथेनॉल बनाया जा रहा है वह है चावल, मक्का, गन्ना। ये 3 ऐसी प्रमुख खाद्यान्न वस्तुएं हैं जिनसे एथेनॉल बनाया जा रहा है। हम चावल की बात करते हैं। सरकार की जो मशीनरी है, ICAR, IARI या जो भी एग्रीकल्चर से जुड़ी बड़ी मशीनरी है, संस्थान है, वो कहता है कि चावल पैदा करने के लिए 1 किलो चावल पैदा करने के लिए करीब जो है, जो मीडियम ड्यूरेशन की किस्में हैं उसमें करीब 3000 लीटर पानी खर्च होता है 1 किलो चावल पैदा करने में। 3 किलो चावल से 1 लीटर के करीब, 2.5 से 3 किलो चावल से 1 लीटर के करीब एथेनॉल तैयार होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर 1 किलो चावल पैदा करने में 3000 लीटर पानी खर्च होता है और 3 किलो चावल से 1 लीटर एथेनॉल बनाया जाता है, तो करीब 9000 लीटर के करीब पानी हमने फसल को तैयार करने में खर्च किया। फैक्ट्री संचालकों का कहना है चावल पहले भी उगाया जाता था, चावल पर पानी पहले भी खर्चा होता था, लेकिन ये जो चावल उगाया जाता था ये मानव की भूख मिटाने के लिए उठाया जाता था। ये प्राथमिक आवश्यकता है। पानी और भोजन मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है जो मनुष्य को ज़िंदा रखने में सहयोग करती है, पेट भरती है। इसलिए अगर मनुष्य की भूख मिटाने के लिए चावल उगाने में 3000 लीटर पानी खर्च किया जा रहा है तो वह जायज़ है। लेकिन अगर एथेनॉल बनाने में इस चावल का इस्तेमाल किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है, सोचने का विषय है। अब आते हैं गन्ने पर और मक्के पर। अगर हम मक्के की बात करें तो मक्के पर करीब 4600 लीटर पानी खर्चा होता है 1 लीटर एथेनॉल तैयार करने में। यानी जितना मक्के का हम इस्तेमाल करते हैं उस फसल को तैयार करने में, काटने तक लगभग 4600 लीटर पानी खर्च होता है और लगभग 3600 लीटर के करीब गन्ने पर पानी खर्चा होता है। क्योंकि गन्ना एक लिक्विड फॉर्म में होता है इसलिए इसकी प्रोसेसिंग में पानी का इस्तेमाल कम होता है। लेकिन अगर हम मक्के की बात करें, चावल की बात करें, तो जो एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया है उस पर अगर ध्यान दें तो उसके 5 से 6 चरण हैं, उसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। एथेनॉल जो बनाने की प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले ज़रूरत होती है कच्चे माल की। कच्चा माल क्या है? गन्ना है, मक्का है, चावल है, कसावा है, सड़ा हुआ आलू है। अगर हम गन्ने को छोड़ दें, चावल की बात करें, मक्के की बात करें, तो पहले कच्चे माल का पाउडर बनाया जाता है। इस पाउडर को एक दूसरे टैंक में छोड़ा जाता है जहाँ पर इसका स्लरी बनता है। अब इस स्लरी बनाने के दौरान हम पानी का इस्तेमाल करते हैं इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। 1 किलो चावल का आटा अगर आप लेते हैं तो ये सोचा जाए कि 1 किलो चावल में हम 1 लीटर पानी से स्लरी बना दें तो संभव नहीं है। कम से कम 3 लीटर पानी हम खर्च करेंगे तो 1 किलो चावल का स्लरी बनाया जा सकता है। ऐसे में अगर हम 1 लीटर एथेनॉल तैयार होने में इस्तेमाल हो रहे चावल के आटे की बात करें या उसके पाउडर की बात करें तो करीब 3 किलो चावल लगेगा। ऐसे में तो वाजिब है कि 3 तिरिका 9 लीटर पानी खर्च होगा। तो चाहे हम मक्के की बात करें, कसावा की बात करें या चावल की बात करें, इसके पाउडर को स्लरी बनाने में जो पानी इस्तेमाल होगा वो निश्चित तौर पर अतिरिक्त पानी हम भूगर्भ जल स्रोत से ही इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो इसका तीसरा प्रोसेस है, जब ये स्लरी बन जाता है तो ये स्टार्च में कन्वर्ट होता है। स्टार्च को जब हम शर्करा में कन्वर्ट करते हैं, शुगर में कन्वर्ट करते हैं, तब इसका किण्वन होता है, जो साइंस की भाषा है, विज्ञान की भाषा है। जो स्टूडेंट होंगे 9th, 10th, 11th या BSc, MSc के, वो जानते होंगे कि इसका फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन क्या है कि जब चावल का आटा
मक्के का आटा या हम कह लें कि गन्ने से जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको जब हम स्टार्च से शर्करा में कन्वर्ट करते हैं और शर्करा से जब हम फर्मेंटेशन करते हैं तो उसमें खमीर ईस्ट मिलाया जाता है, वो शर्करा बनता है। और फर्मेंटेशन जब करते हैं तो ये अल्कोहल फार्म में कन्वर्ट होता है और यही अल्कोहल फार्म बाद में जब तीसरे चौथे टैंक में जाता है तो यहाँ पर इसका आसवन होता है। आसवन का मतलब है कि उस पानी से एथेनॉल वाष्प बनता है और वाष्प बन करके वो स्टोरेज दूसरे स्टोरेज टैंक में जाकर स्टोर होता है। इस स्टोरेज की प्रक्रिया के बाद जो फाइनल एथेनॉल निकलता है वो 90.9% शुद्ध होता है, उसमें करीब 1% नमी होती है। ये है एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया। अब बात पर्यावरण हितों की आती है, किसानों के मुद्दों के हितों की आती है, या जो गरीबों के पेट भरने की है। उसमें चावल, मक्का या गन्ना, तीन जो प्रमुख फसलें हैं। चावल गरीबों का पेट भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो पानी है वो जीवन के लिए ज़रूरी है। हम फ्यूल टैंक से एथेनॉल निकाल करके ना अपनी प्यास बुझा सकते हैं और ना ही हम अपनी भूख मिटा सकते हैं। हमारी भूख मिटेगी तो चावल से, मक्के से, या जो हमको ज़रूरत है शुगर की वह गन्ने से। और तीनों चीज़ों का इस्तेमाल एथेनॉल बनाने में सरकार का पक्ष है कि इससे हम ग्रीन एनर्जी कर रहे हैं। हम इससे जो है जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसको बढ़ाएंगे और पेट्रोलियम पदार्थों पर दूसरे देशों के ऊपर की निर्भरता कम होगी। लेकिन दूसरी तरफ का जो संकट है, जो भूगर्भ जल का दोहन होगा। हम बस्ती के अगर फैक्ट्री की बात करें तो यहाँ पर 2 लाख लीटर प्रतिदिन जो है एथेनॉल तैयार होगा। अगर हम फैक्ट्री की ही मान लें तो 2 या 6 लाख लीटर पानी जो है खर्च होगा करीब एक दिन के एथेनॉल में। अब बात आती है कि जिस एरिया में फैक्ट्री स्थापित हो रही है वो आबादी वाला क्षेत्र है, वहाँ के लोग, ना वहाँ पर नदी है, ना नहर है, ना कोई भी पानी का स्रोत है जिससे पानी का निरंतर उपयोग किया जा सके। उसी जगह से वहाँ के जो निवासी हैं, जो आम जनता है, बोर करके पानी का इस्तेमाल अपने पीने में करती है, या जो भी जल जीवन मिशन से जुड़ी हुई सप्लाई है वो भी निर्भर है। अगर लगातार निरंतर इस पानी का दोहन किया जाता रहा, या पीडीएस प्रणाली से चावल की कटौती की जाती रही, या इन फैक्ट्रियों को सब्सिडी पर चावल सप्लाई दी जाती रही, तो निश्चित तौर पर खाद्यान्न संकट तो पैदा होना ही है। बाकी निरंतर पानी के दोहन से जो वहाँ की उर्वरा भूमि है वो प्रभावित होगी, निष्प्रयोज्य हो जाएगी, वह बंजर हो जाएगी। पानी ना होने की वजह से वहाँ पर के लोगों के लिए पीने के जल का संकट हो जाएगा, खेतों के सिंचाई के लिए जल का संकट हो जाएगा। और सबसे बड़ी जो समस्या है, जो रेड जोन में रखी गई अल्कोहल या एथेनॉल फैक्ट्रियां हैं, इन फैक्ट्रियों से जो खतरनाक रसायन युक्त पानी निकलेगा, जो ज़मीन में जाएगा, भले ही तमाम तरह के दावे कर ले, लेकिन जो सरकार की गाइडलाइन है, जो सरकार की नीति है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एथेनॉल अल्कोहल वाली जो फैक्ट्रियां हैं, इससे कुछ ऐसे खतरनाक रसायन निकलते हैं जो लोगों के फेफड़ों को प्रभावित कर सकते हैं, लोगों के हेल्थ को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें से धुआं निकलेगा, वहाँ के आसपास के वातावरण को प्रभावित करेगा। तो ये किसानों का मुद्दा है, ये पर्यावरणीय मुद्दा है, पर्यावरण को निश्चित तौर पर प्रभावित करेगा, किसानों के हितों को प्रभावित करेगा, आम जनता की भूख पर डाका है। पानी जैसे प्रमुख जो हमारा मौलिक अधिकार है, स्वच्छ भोजन और स्वच्छ पानी, एसडीजी जो कहता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कहता है, सतत विकास लक्ष्य जो कहता है कि भारत के प्रत्येक मनुष्य तक स्वच्छ पानी जाएगा, स्वच्छ भोजन जाएगा, जीरो हंगर होगा, उन सारे हकों पर डाका है। इसके अलावा भी बहुत सारी आशंकाएं हैं। सरकार ने बिना तैयारी के ही एथेनॉल मिक्स पेट्रोलियम की सप्लाई शुरू करा दी, और जो वाहन संचालक हैं उनकी शिकायतें आ रही हैं कि जो उनके वाहन हैं, उनके वाहनों में तमाम तरह का समस्या आ रही हैं, माइलेज घट गया है, उनका इंजन चौक हो जा रहा है। एजेंसियों पर जाने के बाद जो है तमाम तरह के बहस किए जा रहे हैं। निश्चित तौर की यह जो शंकाएं हैं, सरकार को इसका समाधान करना था। इस समाधान के बाद सरकार को ओपन डिस्कशन करना था। जिस तरीके से कोई नीति आती है, जिस तरीके से कोई नया कानून आता है, लोगों से सुझाव मांगे जाते हैं, उस तरह के सुझाव मांगे जाने चाहिए थे।
पूरी तैयारी करनी चाहिए थी। साल 2030 का जो लक्ष्य रखा गया था, उस लक्ष्य को अचीव करने के पहले ये सारी तैयारियां करके जो वाहन निर्माता कंपनियां हैं उनको दिशा निर्देश जारी करके कि वो E20 के लिए तैयार रहें, E85 के लिए तैयार रहें, E100 के लिए तैयार रहें, ऐसे इंजन का निर्माण करें जो इसके प्रति सहनशील हो। क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है, ऑटोमोबाइल सेक्टर का कहना है कि अगर ये गाड़ियाँ खड़ी कर दी जाती हैं 15 से 20 दिनों के लिए, तो जो इंजन है, जो पेट्रोल टैंक है, उसमें जो है नमी आएगी और नमी के चलते जो है हमारे इंजन में बहुत सारी खराबी आएगी। सरकार को फिर से इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और जब सरकार इस पर ध्यान देगी, फिर से नीतियों में संशोधन किया जाएगा, तभी एथेनॉल जैसा जो विज़न है वो सफल होता नज़र आएगा।